अध्याय 4 का नाम अध्याय को जल संसाधन, यानी जल संसाधन के बारे में अपने इसमें ध्यान है। जल कैसा संसाधन है कि चक्रीय संसाधन। कैसा है? चक्रीय, यानी जल का क्या होता रहता है? चक्रीय पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे अपन देखते हैं, जैसे पृथ्वी का 71% भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल, महासागर है। अब उन महासागरों से जल का क्या होता है? वाष्पीकरण, भाप बनती है, वाष्प आर्द्रता जलवाष्प बनती है। वही जलवाष्प ऊपर जाकर संघनित होकर एकत्रित होकर बादलों का निर्माण करती है। उससे क्या होती है? बरसात अपने स्थलीय भागों से टकराकर, ठीक है, वही बरसात अपनी होती है। उस बरसात का पानी क्या होता है? नदियों के रूप में आता है, तालाबों में, झीलों में एकत्रित होता है और बाकी का जल कहाँ पर चला जाता है? वापिस से समुद्र में, और वहीं से वो वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो ये क्या, ये चक्कर चलता रहता है। तो जल क्या है कि चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी आपने देखा कि पृथ्वी को पूर्व 71% भाग पर नहीं है जल है और 29% भाग पर नहीं है स्थल। इस दृष्टियों पर देखा तो आपने स्थल भाग की कमी है, न कि जल, यानी जल खूब मात्रा में पानी है, लेकिन फिर भी हमें कमी को, जल की कमी को महसूस करा। क्यों? कारण कहीं भी पृथ्वी का लगभग 71% धरातल है, पानी से घिरा है, परंतु अलवणीय। देखो अलवणीय मतलब वही है मीठा पानी, ऐसा पानी, पीने योग्य पानी, ठीक है ना। अलवणीय जल कुल जल का केवल कितना प्रतिशत है? 3%। यानी जब तो भी धरातल पर पानी 71% ना 100% माना, वो मात्र 3% पानी है वो कहीं है मीठो पीवा योग्य, बाकी 97% वह कैसा है? खारा, मतलब जो लवणीय जल कैसा है? लवणीय। और अलवणीय कितना है? 3%। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। ये 3% को ही अपन बहुत कम भाग ही कहीं उपयोग में ले पाओ, भाई 3% है। ये 3% को भी अपन देखा न तो 2% तापमान के रूप में पाया जाए ग्लेशियर ने बर्फ का बिकमाइन मात्र 1%। कितना प्रतिशत है? 1% पानी है जो अपनी नदियों में है, भूम जल में है, उसका अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये विश्व के दृष्टि से जल संसाधन की ये भाई तो पानी है, वो तो लवणीय है, तो लवणीय, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में जल संसाधन देखा, भारत में विश्व का मतलब विश्व में भारत को वही है, धरातलीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4, यानी पूरी पृथ्वी 100% है तो उसका भारत के पास मात्र कितना है? 2.4%। जनसंख्या में देखिए, मान लो पूरी विश्व में 100 आदमी है तो उसमें से भारत में कितने हैं? 16, यानी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 16% है। और जल संसाधन का कितना प्रतिशत है? 4%। पूरा विश्व को जल संसाधन देखा तो है 4। देखो इस चीज में ध्यान रखियो, वो 3 और 4 में कंफ्यूजन किया लो। लवणीय जल का तो है 3%, जबकि भारत में जल संसाधन का तो प्रतिशत है 4। कितना है? 4। ये 3% मतलब पूरा देखा ना वहां, जब को 4%। देश में जल संभावना के 2 मुख्य स्रोत, यानी अपने देश में जल है खटे पाए जाए मुख्य रूप से। तब अब इन 2 भागों में एक धरातलीय, यानी अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर, और एक भूम जल, यानी पृथ्वी के नीचे जो चट्टानी उन पर जो एकत्रित होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा। तो पहला है धरातलीय जल के मुख्य स्रोत। तो धरातल पर देश का वाणी नदियां है, झील है, तालाब है, तले, पोखर, छोटी नाडी बनी हुई है, ठीक है। तो एक बार धरातलीय जल के मुख्य स्रोत। भूम जल के मुख्य स्रोत भूमिगत रूप से अपन किससे निकाल दे पानी? या तो कुएं या फिर नलकूप, ट्यूबवेल द्वारा, ठीक है। तो भूम जल के तो हो गए कुएं और नलकूप, और धरातलीय जल के क्या हो गया? नदियां, झीलें, तालाब। प्रश्न भी बन सकता है कि उनमें से कौन सा जल का मुख्य स्रोत धरातलीय नहीं है? तो नदियां, झीलें, तालाब और एक नलकूप दे दिए तो कौन सा नहीं होगा? नलकूप, ठीक। अब देखते हैं अपन कि देश में एक वर्ष में वर्षण को मतलब हर प्रकार का, बरसात से भी देख सकते हैं, हिमपात से भी देख सकते हैं। वर्षण का मतलब बरसात जो पानी होते हैं उससे संबंधित जितने भी होते हैं वो वर्षण हो गई। वर्षण से प्राप्त है कुल जल की मात्रा लगभग कितनी है? 4000 घन किलोमीटर। कितनी है? 4000 घन किलोमीटर। यानी एक साल में बरसात या हिमपात, बर्फबारी, उससे भारत को कितना जो जल प्राप्त होता है? 4000 घन किलोमीटर। इतना पानी प्राप्त होता है। लेकिन इस धरातलीय जल और भूम जल अपन दोनों देखें तो उसमें से 1869 घन किलोमीटर जल ही क्या है? उपलब्ध है। मतलब इस 4000 में उपलब्ध तो है 1869 जल ही है, और बर्फ के रूप में हो जाए
हिमपात भी तो है ना अपने हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्षेत्र नाम छोड़ने भी गला तो 1869 घन किलोमीटर ही क्या है जल उपलब्ध। ये 1869 घन किलोमीटर है, इसको अपन कत्तो उपयोग कर सका मात्र इसमें से केवल है 60%, कितना प्रतिशत है 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जाता है। देखो 4000 घन किलोमीटर तो वर्षम से प्राप्त पूरा साल धरातलीय और भौमजल दोनों मिला तो कत्तो घन किलोमीटर लाभदायक उपयोग के लिए है 1869, और इस 1869 को अपन कत्तो प्रतिशत उपयोग कर सका मात्र 60% को अपन कर सका उपयोग कर सका। तो इसको मतलब कहीं हो कि देश में कितना जलीय संसाधन अपन उपयोग करें, तो कितना हो गया कि देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है 1122 घन किलोमीटर है। तो अपना देश में कुल जल संसाधन है उपयोग के लिए कितना पाया जाता है 1122 घन किलोमीटर, ठीक है। अब इन धरातलीय कितना है भूमि जल कितना बोले इन 1122 में धरातलीय जल तक तो है 690 घन किलोमीटर और भूमि जल कितना है 432 घन किलोमीटर, कितना है 432 घन किलोमीटर। तो योग होगा तो कितना हो जाएगा इसका 1122। तो जो तो लाभदायक है बिगो धरातलीय जल 690 और भूमि जल कितना हो गया 432। तो ये तो हो गया अपने पानी के बारे में, जल के बारे में छोटी सी जानकारी। अब अपन आगे देखते हैं तो लेगून और पश्च झील, पश्च झील पटियो ना कौन बोला पश्च झील पीछे का जल, तो शाब्दिक अर्थ कहेंगे वो पीछे का जल। देखो अपनी जो समुद्री रेखा है तट रेखा है वह क्या है कैसी पाई जाती है कटी पटी, कैसी पाई जाती है कटी पटी पाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसी इस तरह से कैसी। अब देखो ये क्या होता है यहाँ पर ये समुद्र है इधर पानी। अब कई बार क्या होता है जो अवसाद होता है समुद्री वह धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे ये जो शुरू हो गया तो यहाँ पर ये समुद्र से क्या हो गया एक अलग हो गया तालाब सा बन गया यानी झील। तो इसको तो अपन कौन सी झील बोलेंगे लेगून झील। कौन सी बोलेंगे लेगून झील। जो कटा फटा भाग है जो उसके किनारे, ठीक है। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पास का क्षेत्र है और जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, कई बार हवा द्वारा भी तेज हवा चलती है तो वहां से मिट्टी का क्या अपरदन होता है और वहां पर क्या हो जाता है एक खड्डा नुमा आकृति बने जाती है जिसमें जो समुद्री पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं लेगून झील, ठीक है। पश्च जल क्या हो गया कि जो अपना सामने की जो समुद्री जो तटरेखा है वह तो क्या होती है थोड़ी सी ऊपर और इसके जस्ट पीछे का क्या होता है नीचे। तो जो समुद्री लहरें आकर टकराती है वापस जाती है टकराती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी क्या हो जाता है इसके जस्ट पीछे, जैसे अपन केरल में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर पीछे पीछे क्या हो जाता है जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जमा होकर क्या होता है एक झील का निर्माण ले लेता है। इससे अपन क्या बोलते हैं पश्च झील। कैसी झील बोलते हैं पश्च झील बोला जाता है। तो भारत की समुद्र तटरेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तटरेखा बहुत ही दंतुरित यानी कटे कटे हैं, इसी कारण बहुत सी लेगून और पश्च झीलें बने गई। केरल उड़ीसा पश्चिमी बंगाल में लेगून झीलें और पश्च झीलें तो मुख्य रूप से कटे कटे पाई जाती है केरल उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में कहीं पाई जाती है लेगून और पश्च झील। और पश्च जल मुख्य रूप से कटे पाई जाती है केरल में, लेगून तो आएगा लेकिन पश्च जल में देखा आपको कटे पाई जाए मुख्य रूप से केरल। इन जलाशयों में खारा जल है, भाई जल तो कैसा होगा खारा ही होगा क्योंकि समुद्री पानी कैसा होता है खारा होता है तो अपने आप ही खारा हो गया। अब इसका उपयोग कई बार हो जाता है कि लेगून झील है जो पश्च झील है उसका पानी जो जल है उसको किस रूप में उपयोग कर सकते हैं तो अपन उसका मछली पालन में कर सकते हैं, चावल की कुछ किस्में को अपन उगा सकते हैं उसमें, ठीक है। और नारियल आदि की सिंचाई में इसका क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। जो पश्च झील है और जो लेगून झील का जो पानी उपयोग करते हैं तो अपन वहां पर मछली पाल सकते हैं, चावल की कुछ निश्चित जो किस्में हैं जो खारे पानी में उग सकती है उनको बो सकते हैं और नारियल की कृषि कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना पश्च जल है और लेगून झीलों का जल का उपयोग। अब इसी में आपके जो केरल है यहाँ पर जो पश्च जल है यानी झील है उसमें एक नौका दौड़ प्रतियोगिता रखी जाती है, ठीक है। उसका नाम क्या है नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता, जिसे किस नाम से जाना जाता है वल्लाम काली नाम से जाना जाता है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल में इसी पश्च जल में की जाती है। जल की मांग और उपयोग। अब जल की मांग है और उपयोग कहीं कि जल की मांग तो कट्टी हो रही है अभी को उपयोग अपन कहीं साबू करें। तो आजादी के बाद देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। अपन भी देखो कि सरकार को तात्कालिक उद्देश्य का हो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। अब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना तो खाद्यान्न बढ़ाएंगे अपन तो सिंचाई की आवश्यकता होगी, तो सिंचाई की आवश्यकता होगी तो जल की क्या बढ़ेगी मांग बढ़ेगी।
तो उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की तो बहुत सी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या किया गया, शुरू किया गया। बहुउद्देशीय यानी वह एक परियोजना जिसके उद्देश्य क्या हो, बहुत सारे, जैसे अपन बांध बनाते हैं नदी पर, ठीक है, पानी को रोकते हैं, वो बांध से अपन वहां पर पेयजल के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसमें से सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब बरसात ज्यादा हो तो उस आसपास के इलाके में जो बाढ़ आती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, वहां पर मछली पालन कर सकते हैं, नौकायान कर सकते हैं उसमें, और मनोरंजन के साधन कर सकते हैं। या जब शुष्क ऋतु होती है, कौन सी ऋतु, शुष्क, तो नदी का प्रवाह उसको बनाए रखा जाता है, क्योंकि शुष्क ऋतु में क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण तेज होता है, बरसात होती नहीं तो नदी का प्रवाह एक छोटी सी धारा रूप ले लेती है या समाप्ति हो जाती हो, ठीक है, तो उसमें से उस बांध में से अपन उसमें पानी छोड़ सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ जाए कि किन्हीं 2 या 4 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखो, तो अपनी कौन कौन सी है, भाखड़ा मंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक प्रमुख है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, चाहे धरातलीय जल हो चाहे भौम जल हो, देखो अधिकांश उपयोग का हुआ है कृषि में, यानी लगभग आप देश का 90% उपयोग दोनों का किस में होता है, कृषि में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें धरातलीय जल का कितना प्रतिशत है, 89%, यानी कृषि में अपन धरातलीय जल जैसे नदी, झील, तालाब वगैरह उसका कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं, 89%, जबकि जमीन से जो कुएं और नलकूप से निकालते हैं उस पानी का कितना प्रतिशत है, 92% जल का उपयोग किया जाता है। तो धरातलीय जल का उपयोग 89% कृषि में किया जाता है, जबकि भौम जल है जो भूमिगत जल है उसका 92% जल का उपयोग अपन किसमें करते हैं, कृषि कार्यों में सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में यानी उद्योगों में सतह जल यानी धरातलीय जल का केवल कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है, 2%। धरातलीय जल का कितना किया जाता है, 2, और भूम जल का कितना किया जाता है, 5% भाग उपयोग में लाया जाता है। घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल का उपयोग भूम जल की तुलना में क्या है, अधिक है। भाई अपने 89% तक किसमें किया, कृषि में। उद्योगों में कितने किया, 2%, 89 कितने हो गया, 91, और 9% जो अपन धरातलीय जल उसका उपयोग किसमें करते हैं, घरेलू कार्यों में, तो कितना हो गया 100%। जबकि भौम जल का 92% कृषि में, 5% किसमें करते हैं, उद्योगों में, तो कितना बचा 97, 3% किसमें करते हैं, घरेलू उपयोग में। अब भारत में सिंचाई की आवश्यकता के प्रमुख कारण, भारत है इन सिंचाई की आवश्यकता का प्रमुख कारण है। अपन ये भारत की जलवायु देखा तो भारत की मुख्य रूप से जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु इसका मतलब तापमान क्या होगा, ज्यादा। तापमान ज्यादा होगा तो उसमें वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा। तो अपनी जो फसलें हैं तो उस उष्णकटिबंध में होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होने के कारण उनमें नमी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे नमी की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत उष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, यहाँ उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। इस प्रकार बोई गई फसलों में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अपन को हो गई ना, भारत में सिंचाई की आवश्यकता हो, एक कारण को उष्णकटिबंधीय में भी कारण हो। दूसरो, भारत में मानसून अपने कृषि का निर्भर है, मानसून पर है, और मानसून कहीं है अनिश्चित, अनियमित है, कभी भी आ सकता है, ठीक है, और उसमें कोई निश्चित नहीं भाई बरसात इतनी होगी, कभी कम हो जाती है, कई बार क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए अपन को क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो भारत में मानसून की असमानता, अनिश्चितता और अनियमितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरा, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। भाई भारत अपने अधिक जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि योग्य जो फसलें बोई जाती है, इसके कारण क्या है, अपन एक साल में एक से अधिक फसलें उगाती है। वो फसलें उगाती है तो वो किससे संभव होती है, सिंचाई से। और सिंचाई करेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। चावल है, गन्ना, जूट आदि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। भाई जहाँ पर चावल है, गन्ना है, जूट है आदि आकर्षित करें, पानी की आवश्यकता कहीं है ज्यादा, और ज्यादा जो पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता है, बिना पका के द्वारा पूरी करा, सिंचाई के द्वारा करा। तो आप जो सिंचाई की आवश्यकता प्रमुख कारण होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में, इस कारण होती है। मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता इस कारण होती है। बहुफसलीकरण को ये संभव बनाती है, और अधिक जल की आवश्यकता वाली जो फसलें वो अपन इसमें बो सकते हैं। अब सिंचाई के स्रोत, भाई सिंचाई का स्रोत कहीं कहीं उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में नलकूप, कुएं और नहरें सिंचाई के प्रमुख साधन है। भाई भारत में अपन उत्तरी और दक्षिणी दो भाग में बांटा, तो उत्तरी भारत अपन देखा मैदानी क्षेत्र है, बीम सिंचाई का करी जाए ज्यादा, नलकूप, कुएं और नहर, इनसे क्या की जाती है, सिंचाई।
जबकि दक्षिणी भारत में अपन देखते हैं सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तालाब। दक्षिणी भारत में सिंचाई ज्यादातर किससे की जाती है, तालाबों से, जबकि उत्तरी भारत में नलकूप, कुएं और नहरों से। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूम जल का उपयोग क्या है, अधिक। प्रश्न की आज किन राज्यों में भूम जल का उपयोग अधिक किया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो एक साइड में आएगा ऊपर, उत्तरी पश्चिम मंडल, ठीक है। पंजाब आएगा, ठीक है, दिल्ली के साथ, हरियाणा नीचे कौन आएगा, राजस्थान आएगा, और तमिलनाडु भी आएगा नीचे नीचे, ठीक है। तो इस जगह 4 राज्य है, हम भूम जल का उपयोग अंग्रेजा है ज्यादा, यानी नलकूप अपना है ना, कुएं का उपयोग ज्यादा। भूम जल के अत्यधिक उपयोग से भूम जल स्तर क्या हो गया है, पानी को अपन उपयोग ज्यादा करें तो जो जमीनी भूम जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा घटती जा रही है, यानी उसका स्तर नीचे होता जा रहा है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। किसकी मात्रा बढ़ गई है, फ्लोराइड। तो किस राज्य फ्लोराइड की मात्रा किन राज्यों में बढ़ गई है भूमिगत जल का अधिक दोहन करने से, राजस्थान और महाराष्ट्र। जबकि अधिक जल निकालने के कारण पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या की मात्रा में क्या हो गई है, वृद्धि। आर्सेनिक है, संख्या है, एक जहरीला जो तत्व पाया जाता है पानी में, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा निकालने से वहां पर क्या हो गई है, इस संख्या की मात्रा में वृद्धि हो गई। तो संख्या कहां पर हुई है, पश्चिमी बंगाल और बिहार में, जबकि फ्लोराइड की मात्रा कहां पर हुई है, राजस्थान और महाराष्ट्र में जल का अधिक दोहन करने का। अब जल के गुणों का ह्रास। भाई जल के गुण है, आपको ह्रास मतलब निम्नीकरण का है जो सूर्य। तो जल की गुणवत्ता का तात्पर्य कहीं है, तो जल की गुणवत्ता से तात्पर्य है जल की शुद्धता। भाई जल को कहीं है शुद्ध अथवा अनावश्यक बाहरी तत्वों से पदार्थ ऐसे रहित जल, यानी उसमें अनावश्यक बाहरी पदार्थ है वो उसमें मिले हुए नहीं होने चाहिए, वही क्या होता है, जल की गुणवत्ता होती है, जल शुद्ध होता है। देश की मुख्य नदियों के परे पहाड़ी क्षेत्र, कौन से क्षेत्र हो गए, पहाड़ी, जहां से नदियों का उद्गम होता है, कि पहाड़ी क्षेत्र भी कौन सा, ऊपरी भाग तक कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। देखो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पाई जाए, पहाड़ी क्षेत्र से नदियों का उद्गम होता है, किससे होता है, ग्लेशियर, बर्फ से होता है। तो वो जो बर्फीला पानी होता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है, ठीक है। एक तो हो गया। दूसरा, ऊपरी भागों में जहां से नदियां उद्गम हो रहा है तो वहां पर जनसंख्या भी क्या पाई जाती है, भाई पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या विरली पाई जाती है, कम, इस कारण वो पानी क्या पाया जाता है, शुद्धता। ये तो हो गया। एक दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया, जहां पर कम बसे क्षेत्र यानी जनसंख्या कम पाई जाती है, यानी इस जल की गुणवत्ता को ह्रास को मुख्य कारण कौन है, मानवीय। कौन हो गया, मानव। जल में बाहरी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इससे जल के गुणों में कमी आ जाती है। मतलब इस बाहरी जो रासायनिक वगैरह है, औद्योगिक अपशिष्ट में मिला है, जल के जो गुण है वो कहीं जाए कमी। इस प्रदूषित जल से मानव और जलीय जीवों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। जब यह जल रिस कर नीचे पहुंच जाता है तो भूम जल को भी क्या करता है, प्रदूषित। भाई भूमिगत जल है वो कहां से जाता है, धरातलीय जल से रिस कर क्या जाता है अंदर, वही प्रदूषित पानी अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो अपना भूमिगत जल है वो भी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। तो किसने है, देश की दो मुख्य प्रदूषित नदियां कौन कौन सी है, गंगा और यमुना सबसे प्रदूषित नदियां है। तो ये अपनी सबसे क्या पवित्र नदियां भी है, ठीक, इसी वजह से ज्यादा प्रदूषित हो गई। नदियों में प्रदूषकों का जमाव गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। मैं बात पहले बताया उद्देश्य परियोजना में कि शुष्क ऋतु होती है, शुष्क ऋतु में क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। दूसरा कारण वहां पर बरसात होती नहीं है, तो जो नदी की धारा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें पानी का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। इस कारण जो भारी अपशिष्ट मिल रहे हैं उसको नदी को वहन करने की क्षमता में गिरावट आ जाती है, जिस कारण उसमें जो आपके प्रदूषित नदियां हैं, मतलब किस कारण मौसम में होती है, गर्मी के मौसम में अधिक प्रदूषित होती है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, यानी देश में 100 अधिक प्रदूषित क्षेत्र या नदी कौन सी है, यमुना। और यमुना कौन सा क्षेत्र है, दिल्ली से इटावा। देखो दिल्ली शहर है, कौन सी नदी पर बसे हुआ है, यमुना पर। कौन सी पर बसे हुआ है, यमुना पर। देखिए दिल्ली आ गई, दिल्ली और इटावा में, फिर अपने आप ही ध्यान हो जाएगी कौन सी नदी, उसी यमुना। भाई दिल्ली शहर किस नदी पर बसा हुआ है, यमुना पर। आपका आगरा भी, ठीक है ना। तो दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी। अन्य प्रदूषित नदी देखिए, अहमदाबाद में कौन सी नदी है, साबरमती। लखनऊ में कौन सी है, गोमती। हैदराबाद में कौन सी है, मूसी। कानपुर और वाराणसी में कौन सी है, गंगा। कौन सी है, गंगा। कानपुर और वाराणसी। वाराणसी तो आएगा एक अपना धार्मिक क्षेत्र, और कानपुर जहां पर मुख्य रूप से चमड़ा का कार्य अधिक किया जाता है, इस कारण वो नदी ज्यादा प्रदूषित है।
अब है जल संरक्षण और प्रबंधन। भाई जल को बस संरक्षण का हिसाब करा, जल की कमी है प्रबंधन करा ताकि भी कमी से अपन जूझनो न पड़े। तो जल की बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास, कैसा विकास होना चाहिए? सतत पोषण, यानी वर्तमान में अपनी की जो पीढ़ी चल रही है वो भी उसका उपयोग करे और भावी पीढ़ी के लिए भी वो पानी अपनी की जल शुद्ध जल बचा रहे। तो जो सतत पोषणीय विकास के लिए जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसके लिए सबसे पहला दायित्व किसका है? सरकार का है कि सरकार ऐसे कानून नियम बनाए ताकि लोग उसका क्या करें? पालन करें, ताकि नदियां प्रदूषित कम हो। तो भारत यानी सरकार को जल संरक्षण के लिए प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने और संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने की क्या है? आवश्यकता। भाई कानून बनाना भी नहीं, कानून बना छोड़ना भी, लागू भी करना है प्रभावशाली तरीका से ताकि लोग भी वो करें? पालन करें। जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के अलावा प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। मतलब अपन जल बचत तकनीकी टेक्नोलॉजी को विकास करना चाहिए ताकि पानी को उपयोग वो कहीं कम हो सके, और भी के अलावा जो शुद्ध पानी है प्रदूषण से भी बचाना चाहिए। जल संभर विकास, जल संभर विकास को है जल संभर अपना प्रबंधन है, धरातली और भौम जल है उसका क्या करना? प्रबंधन करना, रख रखाव करना। वर्षा जल संग्रहण है, मतलब जो बरसात का पानी संग्रहण करना। जल का पुनः चक्रण, यानी अपन जैसे मान लो जल का पुनः चक्रण मतलब कहीं हो जल ने एक बार उपयोग में ले लियो, बाद में को कहीं करा वापिस उपयोग में ले, एक बार उपयोग में लिया कहीं करा वापिस उपयोग में ले। ये मतलब अपन अपना घरेलू स्तर पर देखा तो जब मान लो आप घर पर जैसे आप कपड़े धो रहे हो, नहा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी धो रहे हो, तो जो जल है उसका क्या करना? बागवानी में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उद्योगों में क्या होता है कि उसी जल को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, वापस उद्योग में उपयोग लिया जाता है, फिर शुद्ध किया जाता है, फिर उसका उपयोग में लिया जाता है। इससे क्या होता है? शुद्ध पानी की बचत होती है और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने की क्या है? आवश्यकता है। जल प्रदूषण का निवारण, मतलब कौन कौन सा कानून बनाया गया अपने जल प्रदूषण से बचवाएगा? पहला जल अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? जल अधिनियम कब बनाया? 1974। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, जल अधिनियम को भी हम पूरा नाम है वो जल अधिनियम प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण 1974। इसमें क्या था? इसके अलावा एक कानून होता पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये कब लागू किया गया? 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावी ढंग से लागू नहीं। ये दो कानून तो बना दिया भाई, कानून मतलब बाहर देखिए भाई कानून बनावा से ही है, मन लागू भी करना चाहिए। तो ये प्रभावी ढंग से क्या नहीं है? लागू नहीं, क्योंकि 1997 में देखो 86 में कानून बन गो, अब 10 साल बाद में देखा नहीं तो प्रदूषण फैला पड़ा। 251 उद्योग नदी और झीलों के किनारे क्या किए गए थे? स्थापित किए गए। अब नदी के किनारे, झील के किनारे, तो उनसे जो निकलने वाला जो पदार्थ दूषित जल वो कहां पर जाकर मिलेगा? नदी झील में, तो वो पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित। तो जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, फिर रहेगा जल उपकर अधिनियम 1977 कब लागू हुआ? 1977 में, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रदूषण कम करना। क्या करना? प्रदूषण कम करना, उसके भी सीमित प्रभाव है, बिल्कुल भी ज्यादा प्रभाव कम है। अब जन जागरूकता से कृषि कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। सबसे ज्यादा उपयोग मतलब इन प्रदूषकों को कौन कमी ला सकता है? लोग, और वो कहां से ला सकता है? जन जागरूक। अगर वे जागरूक हो सके, पानी को उपयोग सही तरीका से कर सके, ठीक है ना, तभी हम कहीं हुए पानी है वो सबसे कम कहीं हुए प्रदूषित है। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, अब पुनः चक्र कहीं सब होगा, पुनः उपयोग क्या सब होगा? देखो जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग करके अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। पुनः उपयोग करें, एक मतलब शुद्ध पानी है वो उपयोग में ले आ रहे हो, तो उपयोग में आ रहे हो भी क्या हो रही है? बचत हो रही है। कम गुणवत्ता के जल को, यानी जिस पानी की गुणवत्ता क्या है? कम है, उसका उपयोग अपन किस में कर सकते हैं? शीतलन और अग्निशमन में किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी अपन किसमें कर सकते हैं? बागवानी में कर सकते हैं। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण है। ये जो अच्छी गुणवत्ता पानी है, जल है, उसका अपन उपयोग किसमें कर सकेंगे? पीने के लिए कर सकेंगे। तो ये अपने क्या है? जल का पुनः चक्र हो रहे। अब जल संभर प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन है। तो जल संभर से तात्पर्य क्या है? धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से, चाहे धरातलीय जल हो चाहे भौम जल हो, बिको कहीं प्रबंधन करा, प्रबंधन हिसाब करा ताकि वो नहीं तो प्रदूषित हुए और बिको अपना मतलब आवश्यकता के अनुसार उपयोग करा। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें बहते जल को रोकना। भाई जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है बहते जल को रोकना,
और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण तालाब, मतलब ऐसे तालाब बनाए जिसमें पानी रुके और वो धीरे धीरे क्या हो, भूमिगत जल को, जो भूमिगत जल है, भौम जल है, उसका स्तर सुधारा जा सके। ठीक है, पुनर्वरण कुओं से मतलब जल को रोका जाए और ऐसी विधि बनाई जाएगी जो अंतःस्रवण तालाब है या कुएं है जिनसे अपना भूमिगत जल बढ़े। जल संपदा प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना। तो प्रश्न आ जाए कि जल संपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या था? जल संपदा प्रबंधन का उद्देश्य 1 नंबर को प्रश्न आ जाए तो प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधन वो, और जो अपना समाज है बाकी बीच में कहीं जानो संतुलन, वर्तमान में कहीं असंतुलन हो रही है, ठीक है ना, बिन कम करके संतुलन लाना है क्या है जल संपदा प्रबंधन का उद्देश्य। देश में लोगों के बीच जल संपदा विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की क्या है आवश्यकता, मतलब लाभ बता जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। अब देखो हरियाली, जल संपदा प्रबंधन है अपना तो कौन कौन सा, पहला है हरियाली, यह केंद्र सरकार द्वारा चल रही जल संपदा विकास परियोजना। तो क्वेश्चन आ जाए हरियाली क्या है, तो हरियाली है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल संपदा परियोजना। अब हरियाली है, एक उद्देश्य कहीं प्रश्न भी आज है कि हरियाली के उद्देश्य क्या है, हरियाली परियोजना के उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को, जो पहले होता है कौन सा क्षेत्र के लिए लागू हुआ, ग्रामीण, नगरीय के लिए कौन सा है ग्रामीण, के लिए कहीं करो पेयजल, पीने का पानी, सिंचाई, मछली पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए क्या बनाना है योग्य। तो ग्रामीण जनसंख्या उसको पीने, सिंचाई, मछली पालन है और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही है। प्रश्न ये भी आज क्या है कि हरियाली परियोजना किसके लोगों के द्वारा या किस स्तर पर चलाई जा रही है, तो ग्राम पंचायत स्तर। किस स्तर पर है, ग्राम पंचायत स्तर। अब दूसरी अपन जल संपदा परियोजना कौन सी है, नीरू मीरू। नीरू मीरू का शाब्दिक अर्थ क्या है, जल और आग। ये कार्यक्रम कहां पर चलाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश। कहां पर चलाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। और एक है अरवारी पानी संसद, अरवारी जो अपने राज्य राजस्थान में अलवर जिले में चलाया जा रहा है, के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब है, जोड़ है की खुदाई की गई और रोक बांध बनाए गए। यानी इसमें ये बनाए गए ताकि जो भूमिगत जल को सुधारा जा सके। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया। प्रश्न आ गया है कि किस राज्य में जल संग्रहण संरचना को बनाना अनिवार्य कर दिया है, तमिलनाडु में। कहां पर कर दिया है, तमिलनाडु। अब एक छोटा सा आवरण भी मोको देगा, रोलेगन सिटी कहां पर स्थित है, अहमदनगर महाराष्ट्र। कहां पर स्थित है, अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा जल संपदा विकास है ये। रोलेगन सिटी क्या था, एक छोटा सा गांव है। ये पूरे देश में जल संपदा विकास का क्या एक उदाहरण है। वर्षा जल संग्रहण, बरसात का पानी कहीं ग्राम पानी इकट्ठो कर। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की क्या एक विधि। इसका उपयोग भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए भी किया जा सकता है। छोटा छोटा रोकबांध बना, छोटा छोटा तालाब, अंतःस्रवण तालाब बना, तब वो पानी जो रुकी वो धीरे धीरे भूमिगत जल में भी अपन सुधार ला सकते। वर्षा जल है नलकूपों, गड्ढों, कुओं, झीलों, तालाबों में एकत्रित किया जाता है। कि वर्षा जल आप खटे खटे एकत्रित कर सका, कोई भी नलकूप है पुरानो, ठीक है, जो वर्तमान उपयोग नहीं कर सका, कोई खड्डो है, कुआ, झील, तालाब है, उनमें पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को कुंड या टांका के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जल संग्रहण ढांचे को किस नाम से जाना जाता है, टांका या कुंड। वर्षा जल संग्रहण के लाभ, यानी अपन वर्षा को जल संग्रहण कर रहे हैं, इसको कहीं कहीं लाभ प्राप्त हुए। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। बरसात को पानी अपन इकट्ठा कर तो अपनी आवश्यकता को बहुत सारा भाग अपन विश्व प्राप्त हो जाए। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है। अपन अगर अंतःस्रवण तालाब में कुओं में करेंगे तो वो क्या होगा, भूमिगत जल बढ़ेगा। फ्लोराइड और नाइट्रोजन जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमिगत जल की क्या करता है, गुणवत्ता बढ़ाता है। मृदा अपरदन में बाढ़ को भी क्या करता है, रोकता है। अपन बरसात के पानी को रोक रहे हैं तो पानी क्या बहेगा नहीं, और बहेगा नहीं तो मृदा अपरदन नहीं होगा, और बाढ़ को जो बाढ़ है उसको भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। भारत में जल समस्या को सुलझाने के महत्वपूर्ण उपाय की समस्या है क्या, महत्वपूर्ण उपाय कई। घर की छत और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। कि अपनी छत है या खुला स्थान है, पानी इकट्ठा कर सका। खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जो जल क्षेत्र है में जल स्थानांतरित करना चाहिए। तो भारत में जल समस्या को सुलझाने का कुछ महत्वपूर्ण उपाय है। भाई भारत में जल समस्या है तो विश्व का कहीं सब सुलझाए जाएंगे, कौन सा उपाय है, तो पहले भाई घर की छत या खुले स्थान में वर्षा जल को क्या करूं, संग्रहण करूं।
ठीक है। और खारे पानी है पीने के योग्य बनाने के लिए विलवणीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और क्या करना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। जहां पर अधिक बरसात हो रही है यानी पानी ज्यादा है उसको कम पानी वाली नदियों में स्थानांतरित पानी कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई, 2002 की मुख्य विशेषताएं क्या है देखो, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन प्राथमिकताओं का क्रम, इसमें क्या दिया गया है कि जल है उसका क्रम दिया गया है। पहला क्रम क्या है, और सबसे पहले पानी का उपयोग किसमें होना चाहिए, पेयजल, पीने के बाद में सिंचाई, फिर जल शक्ति विद्युत बनाने में, फिर नौकायान और उसके बाद में औद्योगिक, और उसके बाद अपन इसका क्या कर सकते हैं अन्य उपयोग। इसके लक्षण और विशेषताएं निम्न है। जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है एक लक्षण और विशेषता कई, जहां पेयजल की समस्या है वहां सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में शामिल करना चाहिए। तो इसकी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है इसको मुख्य उद्देश्य पहली विशेषता कही है कि जैसे पेयजल की समस्या है बड़े जगह बहुउद्देशीय जो अपनी परियोजना है पीने का पानी पेयजल को मुख्य घटक में शामिल किया जाना चाहिए। पीने का पानी सभी मानव और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी पीने का पानी मानव और जो भी जीव जंतु उनके लिए क्या होनी चाहिए, अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए। भूमि जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय करने चाहिए, यानी भूमिगत जल है वी को अपन उपयोग करा सीमित करना चाहिए। द्राथली और भूमि जल दोनों की गुणवत्ता की नियमित क्या होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और शिक्षा और प्रेरकों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। अब है जल क्रांति अभियान, बाद जल नीति की अपनी राष्ट्रीय जल नीति। अब जल क्रांति अभियान बाद 2002 में चालू हुई, 2015-16 जल क्रांति अभियान है भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित एक संचालित परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को क्या करना, सुनिश्चित सुना जाए। जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, यानी प्रति व्यक्ति को कितना पानी उपलब्ध होना चाहिए वो इसकी मुख्य विषय। जल क्रांति अभियान इसका मुख्य घटक है 4 है। इसमें जल ग्राम योजना चलाई जा रही है, मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास, सिंचाई वाले क्षेत्र उसका विकास किया जा रहा है, प्रदूषण को रोकना और लोगों में जागरूकता फैलाना। कि आपकी जो जल क्रांति अभियान है इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो आपका जल ग्राम योजना, मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास, प्रदूषण को रोकना और लोगों में जागरूकता फैलाना। क्यों महत्वपूर्ण है जल क्रांति अभियान, भाई जल क्रांति अभियान है महत्वपूर्ण है क्यों, भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे जल की मांग भी क्या हो रही है, भाई जनसंख्या बढ़ रही है जल की मांग भी बढ़ेगी। जल की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए अगर समय पर समाधान नहीं निकाला गया तो विभिन्न राज्यों के बीच और अधिक जल विवाद देखने को मिलेंगे। भाई 2 राज्य एक नदी वहां से गुजर रही है तो उनमें पानी को लेकर विवाद चलता रहता है, अगर अपने इसका समाधान नहीं ढूंढा तो ये जल विवाद और अधिक देखने को मिलेगा। इन परिस्थितियों में जल क्रांति अभियान सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है प्रयास। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जा सके, यानी जल की तो सुरक्षा है, अगर जल सुरक्षा द्वारा अपन क्या करेंगे खाद्य की यानी खाद्यान्न भी बढ़ाएंगे और उसके द्वारा रोजगार भी अपन क्या कर सके लोगों को प्रदान कर सके। ये क्या आपकी जल क्रांति अभियान है वह, ठीक।